बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मेल जेनिटल सिस्टम का, दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है। अब जो कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट है दैट इज़ एडिनोकार्सिनोमा, मतलब ग्लैंड्स का कार्सिनोमा है। ठीक है। यूजुअली ये कहाँ से राइज करता है? पेरिफेरल जोन से, आपको याद रखना है। ठीक है, पेरिफेरल जोन से। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहाँ से होता है? वो होता है ट्रांजिशनल जोन से। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए मस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है ना, ये क्लिनिकली बहुत अर्ली सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता, क्योंकि पेरिफेरल जोन पे होता है। तो यूरिथ्रा जो है वो बहुत अंदर है, तो वो कंप्रेस करते, जब तक वो कंप्रेस करेगा तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होगा। और यूरिनरी जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो बहुत लेट होती हैं इसके अंदर। ठीक है। डायरेक्ट जो आपका रेटिनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उस पर आपको निड्यूलर पल्पेशंस हो सकती हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप PSA लेवल चेक कर सकते हैं। दैट इज़ सजेस्टिव कि अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो दैट इज़ सजेस्टिव ऑफ कार्सिनोमा। बट एनीवेज, इसके अलावा इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, ओल्डर इंडिविजुअल्स 50, 60, 70s के अंदर दिस इज़ कॉमन। ठीक है। उसके अलावा जिनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उसके अलावा एंड्रोजन लेवल्स, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं किसी कुछ पेशेंट्स के अंदर, तो उनके अंदर चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के अंदर पहले से ही जेनेटिक म्यूटेशन होती हैं, जर्म लाइन म्यूटेशन, जैसे कि BRCA2 की म्यूटेशन होती हैं। वैसे जनरली BRCA2 किसके साथ होता है? ब्रेस्ट के कैंसर्स के साथ होता है। ठीक है। बट BRCA2 म्यूटेशंस आर एसोसिएटेड विद एडिनोकार्सिनोमा 2। ठीक है। डाइट जो है, जैसे कि फैट इनटेक बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर। अब इसकी हम पैथोलॉजी करते हैं। अब आपकी पैथोजेनेसिस इस तरह भी लिख सकते हैं, बट आई विल टेल यू के पैथोजेनेसिस डिटेल में होती किस तरह। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं, जिन इंडिविजुअल्स को प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा होता है, वो यूजुअली उनके पास BRCA2 की म्यूटेशन, जर्म लाइन म्यूटेशन ऑलरेडी होती है, जिसकी वजह से द एपिथेलियम ऑफ द ग्लैंड्स इन द प्रोस्टेट आर प्रोन टू कैंसर। ठीक है, दे आर प्रोन टू कैंसर। अब उसके बाद एक खास म्यूटेशन आती है जिसे हम कहते हैं TPR+S2 ETS फ्यूजन। ये दो डिफरेंट जीन्स हैं। ठीक है। एक जीन जो है वो प्रोमोटर जीन है। ठीक है, आपको अब ये नाम याद रखना है, TPR+S2 ETS फ्यूजन। अब TPRS2 जो है ये बेसिकली क्या है? प्रमोटर रीजन है। ठीक है। और उसके साथ जब ETS लग जाता है, जब ETS की फ्यूजन हो जाती है, तो ETS की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब ETS क्या करता है? ETS का काम क्या होता है कि ETS जब ज़्यादा हो जाता है तो ये जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर मेटालोप्रोटीन्स होते हैं, मेटालोप्रोटीएजेस। ठीक है। मेटालोप्रोटीएजेस को बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। मेटालोप्रोटीएजेस नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मली जब एक सेल की इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है? फाइब्रोसिस होती है। तो मेटालोप्रोटीएजेस क्या करते हैं? रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं, वहाँ पे फाइब्रोसिस कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह हो रहा होता है, मेटालोप्रोटीएसेस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, दैट लीड्स टू ओवर इन्वेसिवनेस ऑफ द कैंसर, मतलब कैंसर की प्रेडिस्पोजिशन कर देते हैं। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल म्यूटेशंस होती हैं इसके अंदर, जैसे कि CDK1 जीन की म्यूटेशन हो गई, या PTEN जीन जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है उसकी म्यूटेशन हो गई, या P53 की म्यूटेशन हो गई। इन सब की जब म्यूटेशंस होती हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? आपका कैंसर हो जाता है। दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, कि पहले जर्म लाइन म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से प्रोलिफरेटिव इन्फ्लेमेशन हुई, फिर फ्यूजन ETS जीन्स के साथ, या फिर एपिजेनेटिक म्यूटेशन होती है। एपिजेनेटिक म्यूटेशन होती है GSTP1 जीन के अंदर। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कार्सिनोमा इंसाइटू कह लें वो बनता है। देन PTEN जीन की म्यूटेशन हो जाती है, जब ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होगा वो नहीं होगा तो सेल साइकिल जो होगा वो एबनॉर्मली चलता रहेगा, तो लोकलाइज प्रोस्टेटिक कैंसर होगा। उसके अंदर मजीद ट्यूमर सप्रेसर जीन की जब म्यूटेशन होगी, TP53 की, रेटिनोब्लास्टोमा MYC की, तो उसकी वजह से मेटास्टेटिक हो जाएगा। फर्दर म्यूटेशन होती जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ये कैंसर जो होगा एंड्रोजन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और सेल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा, ग्लैंड्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग पैथोजेनेसिस। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, दैट इज़ ईजियर। ठीक है, आप उसको बेशक कर लें कि प्रोस्टेटिक कैंसर जो होता है उसके अंदर मेन म्यूटेशन पहले तो BRCA जीन की जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, BRCA2 की। ठीक है, एक बात आपने लिख दी। देन आपने लिखना है दूसरी म्यूटेशन होती है TPRS2 ETS जीन फ्यूजन। जब इसकी होती है तो मेटालोप्रोटीएसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिक एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो इन्वेसिव हो जाते हैं। ठीक है। एपिथेलियल सेल जब इन्वेसिव होंगे तो ग्लैंड्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, और ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो दैट लीड्स टू कैंसर। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है? एपीजेनेटिक चेंज। अब एपीजेनेटिक और जेनेटिक का डिफरेंस मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर। इफ़ यू वांट टू सी दैट यू कैन चेक दैट आउट।
इसके अंदर क्या होता है कि हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज की, जैसे मैंने कहा था GSTP, वहाँ पे भी लिखा हुआ है दूसरी जो मैंने आपको पैथोजेनेसिस बताई, ठीक है। GSTP म्यूटेशन हुई, ठीक है, और फिर ऑन्कोजीन्स की म्यूटेशन हो गई, जैसे फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 फॉस्फेट काइनेज पाथवे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, और अल्टीमेटली ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन होगी। चलें रिवाइज करते हैं क्या हुआ। सबसे पहले BRCA2 की जर्मलाइन म्यूटेशन हुई, ठीक है। देन फर्दर उसके अंदर क्या हुआ, जर्मलाइन म्यूटेशन के अंदर आपके पास फ्यूजन म्यूटेशन होती है जिसमें TPRSS2 ETS फ्यूजन होती है। यह आपको याद रखना है, ये मस्ट है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जब ये म्यूटेशन होगी तो मेटालोप्रोटीएजेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन्वेसिव हो जाएंगे, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स इन्वेसिव हो जाएंगे, ठीक है, दैट लीड्स टू कैंसर। फिर क्या होता है, इसके अलावा एपिजेनेटिक चेंजेस आती हैं, जैसे कि GSTP ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, उसकी जब म्यूटेशन होती है तो दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द कैंसर। और आखिर में आपने लिखना है कि ऑन्कोजीन्स AKT पाथवे या फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 3 फॉस्फेट काइनेज पाथवे ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएं, और अल्टीमेटली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं उनकी म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, जो कि हैं TP53 और PTEN जीन, ठीक है। ये 4 बातें आपको याद रखनी है पैथोजेनेसिस के लिए। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मैंने आपको जैसे बताया कि अर्लियर जब आप देखते हैं प्रोस्टेटिक कैंसर को, दैट इज़ नॉट वेरी पाल्पेबल और नॉट प्रेजेंटिंग विद मैनी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस पर आपको नोड्यूल्स मिलते हैं, सही है, और उसकी जो कट सेक्शन होता है दैट इज़ ग्रिटी एंड फर्म, ठीक है, हार्ड होती है, रेत की तरह आपको फील होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अब आप इसकी माइक्रोस्कोपी देखें, यहाँ पे देखें। अच्छा, ये ना रेंज कर सकता है वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली या फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड। अब वेल डिफरेंशिएटेड होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको ग्लैंड्स जो होंगे वो नज़र आएंगे, ठीक है, ग्लैंड्स जो होंगे वो नज़र आएंगे। ग्लैंड्स के अंदर लेकिन एक चेंज होगा, आपने देखा था नॉर्मल और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या हो रहा था कि ग्लैंड जो थे उनकी डबल एपिथेलियम थी, अंदर वाली सिक्रीटरी एपिथेलियम थी दैट इज कॉल्ड टॉल कॉलमनर एपिथेलियम, और बाहर की तरफ क्या थी, क्यूबाइडल सेल्स थे, ठीक है, क्यूबाइडल सेल्स थे। अब यहाँ पे एक चेंज आएगा कि इसके अंदर जो सिक्रीटरी एपिथेलियम है वो टोटली गायब हो जाएगी, सिर्फ बाहर वाले जो बेजल क्यूबाइडल सेल्स थे सिर्फ वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक ही लाइनिंग होगी दैट इज बेजल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ग्लैंड्स होंगे, नॉर्मली ग्लैंड्स आपको वेल डिफरेंशिएटेड के अंदर नजर आएंगे, ठीक है, स्ट्रोमल कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा, बट ग्लैंड्स के अंदर चेंज आएगा कि उनके एपिथेलियम के अंदर सिर्फ एक लाइनिंग होगी, ठीक है। मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड जो होते हैं उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ओवर क्राउडिंग होना शुरू हो जाती है ग्लैंड्स की, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रोमल कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट गायब हो चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, ये ग्लैंड ओवर क्राउडिंग हुई हुई है, स्ट्रोमल कंपोनेंट बहुत कम है। एक और चेंज आप देख रहे हैं, मैंने कहा था जब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया आपको पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि पेपिलरी इनफोल्डिंग्स बन रही थी, ऐसे ही था। पेपिलरी इनफोल्डिंग्स कहीं पे आपको नजर आ रही हैं, कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, पेपिलरी इनफोल्डिंग कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, सही है। आपको सिर्फ एक लाइनिंग वाले ग्लैंड्स ही ग्लैंड्स मिल रहे हैं, दैट इज पुअरली डिफरेंशिएटेड, सॉरी मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। देन पुअरली डिफरेंशिएटेड के अंदर मजीद ख़राब हो जाता है, कोई ग्लैंडुलर अरेंजमेंट भी नहीं होती, बस सेल्स होते हैं और वो भी कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कट सेक्शन बनाऊँ तो इसको अंदर आपको इस तरह कॉम्पैक्ट ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक है। मॉडरेटली के अंदर फिर आपको थोड़ा स्ट्रोमा मिल रहा था, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रोमा गायब हो जाएगा, ठीक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड के अंदर। तो मैंने आपको सिंपल, आपको मैं अगर मॉर्फोलॉजी बताऊं तो आपने क्या क्या लिखना है, आपने एक पैटर्न लिखना होता है, पैटर्न आप लिखेंगे कि वेरी करता है। वेल डिफरेंशिएटेड के अंदर आपको प्रॉपरली ग्लैंड्स नजर आते हैं, लेकिन उन ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक लाइनिंग होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, बेजल एपिथेलियल लेयर, ठीक है। देन मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड के अंदर ओवर क्राउडिंग हुई होती है ग्लैंड्स की, ठीक है, ओवर क्राउडिंग हुई होती है। एंड जो पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है उसके अंदर कॉम्पैक्ट पैटर्न होता है, सिर्फ ग्लैंड्स होते हैं, स्ट्रोमा बिल्कुल गायब हो जाता है। सब के अंदर आपको पेपिलरी इनफोल्डिंग नहीं नजर आएंगी, चाहे वो वेल डिफरेंशिएटेड हो या पुअरली डिफरेंशिएटेड हो, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। दिस इज मॉर्फोलॉजी। अब अगर आप इसका एक सेल को अगर लेके देखेंगे तो सेल जो है वो भी फिर वेरी करता है। वेल डिफरेंशिएटेड के अंदर नॉर्मल लगेगा सेल, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की रेशो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी क्योंकि प्लीमॉर्फिक सेल्स हैं, ठीक है। आपको न्यूक्लियस वाज़ा नज़र आएगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलाई आपको बहुत वाज़ा नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह आपको नज़र आएगा, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है दैट कुड वेरी, कि वो ग्रैनुलर भी हो सकता है, पेल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे जैसे वेरी करेगा
पुअरली डिफरेंशिएटेड की तरफ जाएगा तो सेल प्लियोमॉर्फिज्म की तरफ चले जाएंगे। तो आपने जर्नल लिखना है। जर्नल कैसे आप लिखेंगे? जर्नल मॉर्फोलॉजी लिखेंगे, ग्रॉस पे आप लिखेंगे कि नोड्यूल्स मिलते हैं, कट सेक्शन पे दे आर फर्म एंड ग्रिटी, ठीक है, ये होगी इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। फिर आप लिखेंगे इसकी माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में आप वेल डिफरेंशिएटेड लिखेंगे। वेल डिफरेंशिएटेड के अंदर आपको ग्लैंड्स मिलेंगे, ठीक है, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विद अप्रिशिएटेबल अमाउंट ऑफ स्ट्रोमा, ठीक है, और जो ग्लैंड्स होंगे लेकिन उनके अंदर क्या होगा, एक सिंगल क्यूबाइडल एपिथीलियम होगी, ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। फिर मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड के अंदर क्या होगा कि ग्लैंड्स ओवरक्राउडेड होंगे, ठीक है, और पुअरली डिफरेंशिएटेड के अंदर क्या होगा कि कॉम्पैक्ट पैटर्न होगा, सिर्फ ग्लैंड्स ही ग्लैंड्स नजर आ रहे होंगे, स्ट्रोमा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तकरीबन, ठीक है। पेपिलरी इनफोल्डिंग इनमें से किसी में भी नहीं मिलती, ठीक है। इंडिविजुअल सेल को आप देखेंगे तो प्लियोमॉर्फिक सेल्स होंगे। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब, प्रॉपर आपको शेप नहीं मिलेगी, जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी वेरी कर सकता है फ्रॉम पेल टू ग्रैनुलर, ठीक है, सही है। तो ये आपको मैंने मॉर्फोलॉजी बता दी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपका PSA के लेवल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगे, ठीक है, PSA के लेवल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगे। अच्छा, प्रोस्टेटिक कैंसर की हम लोग जो ग्रेडिंग करते हैं, दैट ग्रेडिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम। अब मैं इसको आपको बताता हूँ। बेसिकली ना प्रोस्टेट के आप 10 से 12 पीसेज लेते हैं जब आप बायोप्सी करते हैं, और फिर उनमें से ना आप देखते हैं कि कौन सा डोमिनेंट ग्रेड है। डोमिनेंट ग्रेड होने का मतलब है कि 2 जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा प्लियोमॉर्फिक आपको सेल नज़र आ रहे हैं, 2 और हैं जिनके अंदर थोड़े से आपको ग्लैंड्स वाजे नज़र आ रहे हैं। तो आपको हमेशा ना इस तरह 3+2 4+6 हुई नज़र आएगी। दिस इज़ ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें हम ग्रेड और स्कोर लिखते हैं। अगर ग्रेड 1 ट्यूमर होगा तो उसका स्कोर हमेशा 6 से कम होगा, ठीक है, मतलब 3+3 जब आप करेंगे 3+2 होगा बेसिकली, ठीक है, तो 6 से हमेशा कम होगा। तो इसमें आपको नज़र क्या आएगा जब आप बायोप्सी करेंगे, आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको ग्लैंड्स मिलेंगे, और वो ग्लैंड्स होंगे वो वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। ग्रेड 2 एंड 3 के अंदर क्या होगा, या वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स होंगे और ग्रेटर देन 7 होगा, 7.2 7.5 वट एवर जो भी सिस्टम आएगा, तो उसमें ग्लैंड्स आपको मिलेंगे लेकिन दे आर पुअरली फॉर्म्ड, ठीक है। 8 से जाके ज़्यादा काम ख़राब होता है। जब 8 होगा तो उसमें सिर्फ पुअरली आपको मिलेंगे ग्लैंड्स, ठीक है। तो 6 से कम जब था स्कोर तो आपको वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स मिल रहे थे। 7 तक था तो आपको क्या मिल रहे थे, वेल फॉर्म्ड ग्लैंड भी मिल रहे थे, पुअरली फॉर्म्ड ग्लैंड्स भी मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन कौन से डोमिनेट कर रहे होते हैं, वेल फॉर्म्ड। अभी भी वेल फॉर्म्ड मतलब होते हैं, वेल और पुअरली फॉर्म्ड दोनों हैं, लेकिन वेल फॉर्म्ड ज़्यादा मिलेंगे। 7 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा स्कोर तो पुअरली डोमिनेट करना शुरू हो जाएंगे। 8 में सिर्फ आपको पुअरली ग्लैंड्स मिलेंगी, पुअरली फॉर्म्ड ग्लैंड्स मिलेंगे, और जब 8 से ज़्यादा हो जाएगा 9 या 10 तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कोई ग्लैंडुलर पैटर्न होगी नहीं, कॉम्पैक्ट सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और आपको सिर्फ सेल जो होंगे वो प्लियोमॉर्फिक सेल्स शीट्स मिलेंगी उनकी, ठीक है। होपफुली मैं आपको ये ग्रेडिंग समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अच्छा, अब इसका स्प्रेड कैसे होता है। लोकल स्प्रेड होगा, आपको पता है कि इसके ऊपर प्रोस्टेट के ऊपर एक कैप्सूल होता है, वहाँ तक फैलेगा, ठीक है। देन वहाँ से कहाँ फैलेगा कि आपके जो ब्लैडर तक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टेट के ऊपर क्या पड़ा होता है, ब्लैडर पड़ा होता है, ब्लैडर तक चला जाएगा। ब्लैडर से क्या होगा, ब्लैडर के ऊपर हमारे पास क्या आ रही होती हैं, सेमिनल वेजिकल्स आ रही होती हैं, ठीक है, उनके अंदर चला जाएगा, तो दिस इज लोकल स्प्रेड। देन लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले ऑब्चुरेटर न्यूड्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपकी पेल्विस के अंदर ऑब्चुरेटर न्यूड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे भी जाएगा। देन इलियक में जाएगा, कॉमन इलियक से पैरा एओर्टिक में जाएगा, और इस तरह ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। हेमाटोजीनस में सबसे पहले किस ऑर्गन तक जाएगा, बोन्स तक, ये आपको MCQs के लिए याद रखना है। और किस में, बोन्स में सबसे पहले जाता है, ब्रेस्ट के कैंसर्स, ठीक है, ब्रेस्ट के कैंसर भी सबसे पहले बोन्स में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, TNM क्लासिफिकेशन भी है इसकी स्टेजिंग की। T1 एंड T2 जो होते हैं वो ग्लैंड तक होते हैं, ठीक है, ग्लैंड तक कन्फाइंड होते हैं। T3 में क्या होता है कि वो ब्लैडर तक, ठीक है, ब्लैडर के स्ट्रक्चर्स तक होगा। T4 में क्या होगा कि वो रेक्टम और जो आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उनमें फैल जाएगा, ठीक है। नोडल N0 में क्या होगा, कोई नोडल मेटास्टेसिस नहीं मिलेगा आपको, कोई नोड्स नहीं मिलेंगे, और N1 में आपको रीजनल नोड्स जो होंगे वो मेटास्टाइज वहाँ तक मिलेगा, ठीक है। इसी तरह M में क्या होता है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखते हैं हम, ठीक है। M0 में कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है। M1 में क्या होगा, डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिलेगा आपको, ठीक है। सो सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा, बोन्स में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। होपफुली मैं आपको क्लियर हो गई ये बातें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।